थर्मल एक्सपेंशन में अब हम देखेंगे एरिया और वॉल्यूम में किस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो मान लो हमारे पास इस तरीके से एक शीट है जिसकी लेंथ हमें लिखनी पड़ेगी। पहले ओरिजिनली लेट से ये थी हमारे पास L1 और ये वाली लेंथ है L2। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसका एरिया A इज इक्वल टू L1 टाइम्स L2 है। उसके बाद हम इसको कर देते हैं गर्म, तो यहाँ से इसका एरिया देखो इस तरीके से बढ़ जाएगा और एरिया चेंज हो जाएगा। एरिया चेंज हो जाएगा तो उसको बोल दूंगा A डैश विल बी इक्वल टू व्हाट। तो हमारी ये जो L1 है वो बढ़ के हो जाएगी, लेट्स से उसको मैं बोल देता हूँ L1 का डैश टाइम्स L2 का डैश। अब L1 और L2 एक लेंथ है, तो लेंथ में टेम्परेचर के साथ कितना इंक्रीमेंट होता है ये हमें पता है, तो उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे और मान के चलते हैं कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू है α1, इस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू है α2। तो एक मटेरियल के बने हुए तो ज़रूरी नहीं है कि हर डायरेक्शन में आपके पास सेम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट हो, अलग अलग भी हो सकता है, इस तरह के मटेरियल्स पाए जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं L1 डैश को क्या लिख सकता हूँ, देखो L1 डैश को मैं लिख सकता हूँ L1 इंटू 1 प्लस α1 डेल्टा टी, करेक्ट। इसी तरीके से मैं L2 डैश को लिख सकता हूँ L2 इंटू 1 प्लस α2 डेल्टा टी। अब यहाँ पर L1 और L2 मिला करके ओरिजिनल एरिया A के बराबर थे, तो यहाँ पर देखो मैं लिख सकता हूँ A डैश इज इक्वल टू A टाइम्स 1 प्लस α1 डेल्टा टी एंड 1 प्लस α2 डेल्टा टी। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को जब मैं खोलूंगा तो देखो ये 1 आ जाएगा मेरे पास, फिर आएगा α1 डेल्टा टी इंटू 1, फिर आएगा 1 इंटू α2 डेल्टा टी, और उसके बाद इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे और ये जो अल्फा की वैल्यू होती है वो ऑलरेडी होती है हमारे पास 10⁻⁻5 के ऑर्डर की। तो फिर जब दो अल्फा मल्टीप्लाई होते हैं तो वो 10⁻10 के आसपास की चीज़ हो जाती है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम लिख सकते हैं A डैश इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस α1 प्लस α2 इस तरीके से और डेल्टा टी। अब ये हो गया हमारे पास एरिया में चेंज। देखो हमारे पास लेंथ में चेंज क्या होता था 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ये होता था हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब की बार ये एरिया में चेंज हो रहा है, तो इस ये α1 प्लस α2 इसी को मैं एक नया नाम दे देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा बीटा हो जाएगी, अल्फा बीटा, बीटा आ गया अब हमारे पास, और इसको हम बोल देंगे कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, या फिर एरिया को सुपरफिशियल भी बोला जाता है क्योंकि वो चीज़ें दिखती हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब बीटा की जो वैल्यू निकल के आई है, इसको देखो मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, बीटा की वैल्यू आती है α1 प्लस α2। ये कब होता है? जब हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरह की हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो, तो ऐसे वाले मटेरियल को हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। ठीक है, दिस इज एनाइसोट्रोपिक। अगर हमारे पास α1 और α2 की वैल्यू सेम है, लेट्स से उसकी वैल्यू अल्फा आ जाती है, तो बीटा की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, उस केस में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स अल्फा, क्योंकि दोनों ही α1 और α2 की वैल्यू अल्फा के बराबर है। और इस तरीके के मटेरियल जिसमें डायरेक्शन पे चीज़ें डिपेंड नहीं करती है उसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से बीटा की वैल्यू आ जाती है। अब सेम चीज़ आप वॉल्यूम में करके देख सकते हो। हमारे पास जब वॉल्यूम में आप चीज़ें करोगे तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आ जाएगा, वॉल्यूम डैश टर्न्स आउट टू बी V1 इंटू 1 प्लस α1 प्लस α2 प्लस α3, इस तरीके से सारे के सारे आ जाएंगे, या फिर उन तीनों को ही ऐड करके आप लिख दो, एक नया कोफिशिएंट बना दोगे गामा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, बीटा डेल्टा टी एंड गामा डेल्टा टी। इस तरीके से हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पर जो गामा की वैल्यू हो जाएगी, गामा इज इक्वल टू α1 प्लस α2 प्लस α3। दिस इज फॉर एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक मटेरियल कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन। तो आपको एक्चुअली दे दिया जाएगा क्वेश्चन में α1 α2 α3 अलग अलग हैं, तो आपको पता चल जाएगा तीनों को ऐड करना है। और अगर सेम ही वैल्यू दी हुई है तो इसकी वैल्यू हो जाती है गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा। ये किसके लिए होता है? फॉर आइसोट्रोपिक या फिर एनामॉर्फस, इस तरीके के मटेरियल्स के लिए गामा की वैल्यू ये हो जाती है। बस हमें यही पता करना है।
अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं गामा की वैल्यू 3 अल्फा है, बीटा की वैल्यू 2 अल्फा है और अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है। तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है, उसको भी मैं लिख देता हूँ। हमारे पास आ जाता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई 3। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें पता होना चाहिए। थर्मल एक्सपेंशन में बहुत बार हमें अप्रॉक्सीमेशंस करने पड़ते हैं, और कौन सा अप्रॉक्सीमेशन करते हैं हम? बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। तो वो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो उसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। ये जो पावर होती है वो यहाँ पर आगे जाती है और ये बन जाता है हमारे पास 1 प्लस एन एक्स। ये तब होता है व्हेन x इज मच मच स्मॉलर देन 1। और हमारे केस में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास अल्फा डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू होती है 10⁻⁵ के ऑर्डर की, तो ये 1 से एक्चुअली बहुत छोटा होता है, इसलिए हम ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। अब ये तो आप सबको पता होगा, लेकिन इसको थर्मल एक्सपेंशन में किस तरीके से यूज़ करना है, तो इसको देखो। हमारे पास कई बार ऐसी वैल्यू आ जाएगी जब आप एरिया पता करते हो तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी दोनों तरफ आ जाता है, और मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर में इस तरीके से टर्म आ जाती है। तो इसी को आप अप्रॉक्सीमेटली लिखोगे तो ये वाली वैल्यू इस तरफ आगे आ जाएगी, और ये क्या बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी इसी तरीके से 2 अल्फा के बराबर आता है, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ऑलराइट, कई बार हमारे पास चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगी, एक्सपेंशन वाली टर्म 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इसको क्या करना है, आप देखो इसको लिख दोगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और इसकी पावर है ये -1। तो इसी को अप्रोक्सीमेशन अब यहाँ पर आप कर सकते हो, इसकी वैल्यू रहती है 1 माइनस अल्फा डेल्टा। तो जब नीचे प्लस होता है तो उसको आप ऊपर लाओगे तो माइनस कर देना, या फिर नीचे माइनस होगा तो उसको आप ऊपर लाओगे तो वो चीज़ फिर प्लस हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसी का एक और केस बन जाता है हमारे पास, लेट से कुछ ऐसी टर्म आ गई 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी ऊपर है और नीचे आता है 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी, या फिर अभी के लिए प्लस ही ले लो। इस केस में क्या होगा, ये नीचे वाले को आप पहले ऊपर ले जाओगे और ऊपर ले जाओगे, फिर ये दोनों इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रही होंगी हमारे पास, तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ये वाली जो टर्म बन के आती है, चलो मैं कर ही देता हूँ, तो 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी और ये बन जाता है 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी। यहाँ पे क्या किया हमने, इस वाले को ऊपर ले गए तो प्लस की जगह माइनस हो गया। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 एज इट इज रहने वाला है, ये जो प्लस है वो प्लस रहेगा, माइनस वाला माइनस रहेगा, और इस तरीके से हमारे पास आ जाता है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 टाइम्स डेल्टा टी। तो इस तरीके से हमारे पास चीज़ आ जाती है। देखो इसी का एक और एग्जांपल मैं करके बता देता हूँ। मान लो हमारे पास इस तरीके की टर्म आती है 1 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी ऊपर है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अब इसी को आप अप्रॉक्सीमेट करोगे तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, जो चीज़ ऊपर नेगेटिव है वो एज इट इज रहती है, या पॉजिटिव वो एज इट इज रहती है। जो डिनोमिनेटर में उसका साइन चेंज करके हम ऊपर लगा देते हैं। तो इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस, अब देखो ये तो माइनस में था, जो ऊपर था वो एज इट इज रहता है, जो नीचे से आता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी, है ना, इस तरीके से, जिसको आप लिख सकते हो 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। बहुत जगह ये आपको यूज करना पड़ेगा। A solid metallic cube having total surface area of 24 square meter is uniformly heated. If its temperature is increased by 10 degrees Celsius, calculate the increase in volume of the cube. तो हमारे पास ये इस तरीके से दिया हुआ, हमें फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछा है, हमसे इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछा है। आपको सारे फॉर्मूले पता है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हमें एक क्यूब है तो उसकी साइड ए पता होनी चाहिए। तो साइड ए के लिए मैं लिख सकता हूँ, देखो मुझे टोटल एरिया दिया हुआ है 24 स्क्वायर मीटर। अब एक क्यूब का एरिया कैसे होता है, देखो एक फेस का एरिया होता है हमारे पास ए स्क्वायर, हमारे पास ऐसे 6 फेसेस होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 6 विच इज गिवन एज 24। यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितनी आ जाती है 2 मीटर। अब हमारे पास
ए आ गया है, लेकिन अभी हमें वॉल्यूम पता चेक करना है, तो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है ए क्यूब विच इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब। लेकिन हमसे पूछा क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी की वैल्यू पूछी है हमसे, फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछा है। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाती है गामा वी इंटू डेल्टा टी। तब यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो गामा की वैल्यू आपको 3 टाइम्स अल्फा करनी पड़ेगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स अल्फा इंटू वी इंटू डेल्टा टी। अब सारी की सारी वैल्यूज रखते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴। वॉल्यूम आया हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, एक्चुअली केल्विन में लेना होता है, पर केल्विन और डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ पे 10 ही ले लेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 8 इंटू 5 होता है 40, 40 इंटू 3 कर दोगे तो हो जाता है 120, 120 इंटू 10 1200 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब में हमारे पास आंसर आ गया है। हमसे जितने भी ऑप्शन है उसमें सब में सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस इज इक्वल टू 1200 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, तो और 2 जीरो लग जाएंगे, इतने सेंटीमीटर क्यूब है। देख लो इनमें से कौन सा वाला करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। Up to what temperature a gold ring of diameter 6.230 centimeter must be heated so that it can be fit on a wooden bangle of diameter 6.241 centimeter? Both the diameters have been measured at room temperature 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अल्फा एल ऑफ गोल्ड हमें दिया हुआ है। अब देखो हमारे पास होता क्या है, इस तरीके से मान लो एक वुडन कुछ है और हमारे पास एक गोल्ड की इस तरीके से रिंग है, इसको मुझे बड़ा करना है। इसको बड़ा करूंगा तो इसका हर डायमेंशन बड़ा होगा ना, इधर ये इधर बड़ी होगी, इधर बड़ी होगी, इधर बड़ी होगी, इधर बड़ी होगी। अब यहाँ पर हमें थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट कोई सा यूज़ करना पड़ेगा, तो कौन सा यूज़ करोगे? तो देखो जब भी हम एरिया की बात करते हैं, अगर मुझे इसके एरिया में चेंजेस यूज़ करने होते हैं तो मैं वहाँ पर यूज़ करता बीटा का, लेकिन एरिया की जगह अभी हम सिर्फ इसके डायमीटर में इंटरेस्टेड है, तो हम सिर्फ डायमीटर में चेंजेस को नाप रहे हैं, तो वो एक लेंथ है, इसलिए हम बीटा यूज़ नहीं करेंगे, हम अल्फा की वैल्यू को यूज़ करेंगे। अब मैंने सब कुछ बता दिया, आपको कितना चेंज चाहिए वो आप यहाँ से पता कर सकते हो। अल्फा की वैल्यू दी हुई है, उसके हिसाब से आप डेल्टा टी पता कर सकते हो, और फिर आपको फाइनल टेम्परेचर बताना है कहाँ तक उसे गर्म करें। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो कैसा है, हमारे पास जो चेंज इन डायमीटर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसमें से नहीं सॉरी ये बड़ा है ना, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 6.2 दोनों में कॉमन है, फिर ये 4 है तो इसकी वैल्यू जाती है 0.011 सेंटीमीटर। ये हमारे पास चेंज इन लेंथ चाहिए हमें, विल बी इक्वल टू डी अल्फा डेल्टा डी। अब डी की वैल्यू कितनी है, इनिशियल जो हमारे पास डायमीटर था वो था 6.230, अब ये भी सेंटीमीटर में है। अल्फा की वैल्यू दी है हमें 1.4 इंटू 10⁻⁻�5, और यहाँ से हमें डेल्टा टी पता करना है। सेंटीमीटर में है क्योंकि दोनों तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 0.011 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय 6.23 इंटू 1.4। अब यहाँ पर हमें थोड़े से अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करना पड़ेगा। इसको देखो मैं लिख देता हूँ, ऊपर जो टर्म है ये मेरी बन जाती है 1100 डिवाइडेड बाय, अब ये 6.23 है, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 6.25 लिख देता हूँ। जैसे इसे मैं 6.25 लिखूंगा ये क्या बन जाता है 100 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 100 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय ये है 1.4। यहाँ पर 100 से 100 इस तरीके से कट जाता है, इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आने वाली है 11 इंटू 16 कितना हो जाता है 176 डिवाइडेड बाय 1.4। अब इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे 0.7 से, या 7 से डिवाइड कर दो इसको, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 7 से करते हैं यहाँ पर 0.2 आ जाएगा, ऊपर 7 से डिवाइड करोगे तो आता है 20 और 36 हो जाता है, 36 यानी 25 इस तरीके की कोई चीज़ आ रही है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 125 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आई है ना, तो ये 125, इसको आंसर मत मार्क कर देना,
हमसे डेल्टा टी पूछा ही नहीं, हमें पूछा अप टू व्हाट टेम्परेचर। तो हमें पता करना है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल विच वॉज 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 125 डिग्री सेल्सियस। टी फाइनल की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 125 प्लस 27 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 152 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिकम्स अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखो इतना अच्छा ऑप्शन दिया है, सिली मिस्टेक होने का चांस था, आप डायरेक्टली इसको मार्क कर देते। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक्चुअली छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही अच्छे क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 40 दिन में यानी कि लगभग 1 महीने में 2-2 घंटे की क्लासेस करके कंप्लीट फिजिक्स को कवर कर लिया है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक नहीं पूछे गए लेकिन शायद उन्हें पूछा जा सकता है, उन सबको कवर कर लिया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर देखना। साथ में आप कलरफुल नोट्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप उसको खरीद सकते हो। आप प्रिंट भी करा सकते हो, लेकिन प्रिंट कराओगे ब्लैक एंड व्हाइट तो मज़ा नहीं आएगा। तो बाय द कलरफुल हैंडमेड नोट्स, लास्ट मिनट रिवीजन में आपको बड़ी मदद मिलने वाली है। और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, तो वहाँ पे देखो और क्या क्या चीज़ें चल रही है। हम मिलेंगे पूरे के पूरे कोर्स में, आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।